नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके YouTube चैनल राउंड टू मैथ में। आज हम जनरल साइंस के क्रम को आगे बढ़ाते हुए फिजिक्स में पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति। वॉशिंग मशीन, बाल्टी तेजी से लेके घूमने पर उसमें से पानी का न गिरना, मौत के कुएं का खेल, मोड़ पर सड़कें ढालू बनाया जाना, मुड़ते समय साइकिल सवार का थोड़ा सा झुक जाना, ये तमाम एग्जाम्पल है जो आपके एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं। तो ये अभिकेंद्री बल, अपकेंद्री बल, ये भी इसी पार्ट में डिस्कस करेंगे। लेकिन आप सब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चक्कर में रह जाते हो, कभी वही क्वेश्चन जो है क्रॉस करके कहीं और से आ जाता है, उसी टॉपिक से, उसी चैप्टर से, लेकिन आप समझ नहीं पाते। इसलिए मैं जो सीरीज चला रहा हूँ जनरल साइंस का, इसमें आपका कोई भी टॉपिक मिस नहीं करने देंगे। आपको जितना भी क्वेश्चन बन सकता है एक टॉपिक से, वो सारा क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो ऐसा नहीं कि आप शुरू का जो बेस है उसको छोड़कर सीधे अपकेंद्री या अभिकेंद्री की तरफ चले जाइएगा, जो एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है। आपको भी पता है, हमको पता है कि सारे एग्जाम में अभिकेंद्री और अपकेंद्री बल के एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि आजकल जो एग्जाम में प्रश्न बनने लगे हैं, उसमें टॉपिक बेस से या थोड़ा सा टर्न करके कुछ घुमावदार क्वेश्चन आने लगे, जो आप नहीं पढ़ते हो, फिर एग्जाम में आते हो तो लगता है अरे सर ये तो ये छोटा सा टॉपिक था, हम छूट गया था, नहीं पढ़ गए थे, ये भूल गए। नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी टॉपिक पढ़िए बिल्कुल क्लियर पढ़िएगा। अगर आप चैनल पे भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि ये वीडियो के अंत में आपका सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल का एग्जाम्पल भी जाएगा। शुरू करते हैं सर्कुलर मोशन। शॉर्ट में एक इंट्रोडक्शन है और कुछ शॉर्ट टर्म है जो क्वेश्चन बन सकते हैं, जहां से आपके पेपर में बन सकते हैं, वो टॉपिक भी कर ले रहा हूं। बाकी इंपॉर्टेंट तो मैं बताता ही रहता हूं। आइए देखते हैं सर्कुलर मोशन। देखिए, यदि कोई कण या कोई पिंड किसी कण या किसी बिंदु को केंद्र मान के उसके चारों ओर गति करे, तो इस गति को हम कहते हैं वृत्तीय गति। या कह सकते हैं कि यदि कोई कण एक वृत्तीय मार्ग पर गति कर रहा हो तो इसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। यहाँ से पहला ही प्रश्न बन जाएगा कि वृत्तीय गति करते समय क्या नियत रहता है। तो वृत्तीय गति में जो रेखी चाल होती है वो नियत होती है, लेकिन दिशा निरंतर बदलती रहती है। त्वरण नियत होता है लेकिन दिशा निरंतर बदलती रहती है। एक क्वेश्चन बन जाएगा आपका कि यदि कोई कण इस प्रकार गति करे कि उसकी दिशा निरंतर बदलती रहे लेकिन उसकी चाल न बदले, तो कैसी गति होगी? तो बताइएगा, वृत्तीय गति होगी। याद रखिएगा। अब वृत्तीय गति करने के लिए आवश्यक न्यूनतम वेग को हम क्रांतिक वेग कहते हैं, जिसे मैं आपका वर्टिकल प्लेन में सर्कुलर मोशन पढ़ाऊंगा तो उसमें क्लियर कर दूंगा कि आवश्यक वेग कितना होना चाहिए, मध्य बिंदु पर वेग कितना होगा, न्यूनतम बिंदु पर वेग कितना होगा, हाईएस्ट पॉइंट पर वेग कितना होगा, टेंशन कितना होगा, ये सारा डिस्कस करूंगा थोड़ा सा आगे। तो आप बने रहिएगा वीडियो के साथ। अभी देखिए कि वृत्तीय गति करने के लिए आवश्यक न्यूनतम वेग को हम क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रांतिक वेग कहते हैं। और यह क्रांतिक वेग की जो वैल्यू होती है, यह होती है v बराबर √gr। ये है किसी कण को वृत्तीय गति कराने के लिए आवश्यक न्यूनतम वेग। किसी कण को वृत्तीय गति कराने के लिए आवश्यक न्यूनतम वेग कितना होता है? √gr। याद रखिएगा। अब अगर वृत्तीय गति से रिलेटेड छोटे क्वेश्चन बनाएं तो सबसे पहले आपका आ जाएगा रेखीय विस्थापन। देखिए, जब कण वृत्तीय गति करेगा तो दो तरह के विस्थापन होंगे। एक तो ये लीनियर परिधि पर, और दूसरा एंगल भी। तो मान लीजिए सपोज इसका इनिशियल पॉइंट यहाँ रहा, तो ये कोण भी रोटेट करेगा। तो ये कितना कोणीय विस्थापन होगा ये भी हमें पढ़ना है, और इसके साथ साथ इसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट पढ़ना है। ये आपका रेडियस हम मान लेते हैं क्या है? r। तो यहाँ से अगर हम पहला टॉपिक देखें रेखीय विस्थापन, तो ये वृत्तीय गति करते हुए जो कण आपका किसी टाइम इंटरवल में ये इसकी परिधि पर जो चला हुआ डिस्टेंस होता है, इसे हम कहते हैं रेखीय विस्थापन। इसी तरह जो ये सेंटर पे एंगल आपका रोटेट करता है, इसे हम कहते हैं क्या? कोणीय विस्थापन। याद रखिएगा। अब अगर कोणीय विस्थापन आपको निकालना है तो कोण का फार्मूला पता है आपको कि सर कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो यहाँ से कोणीय विस्थापन बराबर आप ये चाप के रूप में रेखीय विस्थापन ले लेंगे, और त्रिज्या आपको पता है, तो कोणीय विस्थापन थीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा चाप, यस, लीनियर डिस्प्लेसमेंट
ये आपका एस अपान रेडियस क्या हो जाएगा आर। ये रहा आपका कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन आपको पता है कि इसका मात्रक कोण के जैसा रेडियन याद रखेंगे, और लीनियर डिस्प्लेसमेंट का तो आप पढ़े ही हो मीटर या सेंटीमीटर। अब है आपका रेखीय वेग। देखिए जब कण वृत्तीय गति कर रहा होता है तो इसका एक रेखीय वेग भी होता है और दूसरा इस पे एक कोणीय वेग भी होता है। रेखीय वेग मैं आपको चाल वेग वाले पार्ट में आप जाके देख सकते हैं, मैकेनिक्स का दूसरा पार्ट, उसमें अच्छे से बताया हूँ, तो वहाँ आप अभी नहीं देखे हो तो देख सकते हैं। फिलहाल अगर आप अच्छे से जानते हैं तो यहीं से समझ सकते हैं। रेखीय वेग, अगर हम लीनियर वेलोसिटी की बात करें तो लीनियर वेलोसिटी होता है आपका रेखीय चाल v बराबर आपका कुल रेखीय दूरी। रेखीय दूरी अगर ये परिधि आपका ऐसे चला हो पूरा तो ये कुल दूरी हमारा हो जाएगा 2πr, और इसका चाल हम आवर्तकाल के रूप में अगर ले लेते हैं, एक चक्कर में चली गई जो दूरी होती है 2πr, और एक चक्कर में लिए गए समय अंतराल को हम बोलते हैं आवर्तकाल। तो ये इसका वेग हो जाएगा लीनियर वेलोसिटी v इक्वल टू 2πr/t। ये रेखीय वेग का फार्मूला हो गया, इसे स्मॉल v से दिखाते हैं, लीनियर वेलोसिटी को स्मॉल v से, और एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से दिखाते हैं। ग्रीक वर्ड है ओमेगा, ग्रीक लेटर। अब कोणीय वेग, कोणीय वेग आपका हो जाएगा, यहाँ रेखीय वेग के लिए आप सूत्र लिख सकते थे, रेखीय वेग बराबर रेखीय विस्थापन बटे समयांतराल। रेखीय विस्थापन बटे समयांतराल आपका हो जाएगा लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम इंटरवल। ये लीनियर वेलोसिटी के लिए एकदम सेम टू सेम, जहाँ लीनियर बोल रहे हो वहीं पे आप बोल दो एंगुलर। एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन बटे समयांतराल। तो यहाँ से अगर हम इसका फार्मूला निकालें ओमेगा बराबर, तो ओमेगा बराबर हो जाएगा कोणीय विस्थापन θ/t ले सकते थे, यहाँ पर v बराबर s/t ले सकते थे, या इसी को अगर हम पूरा कोण देखें सेंटर पे तो कितना घूम जाएगा ये 2π 360। तो ये ओमेगा बराबर हो जाएगा 2π/t टाइम इंटरवल। यहाँ से हम जानते हैं, अच्छा इसमें हम बता देंगे इसको आवृत्ति वाला, तो ओमेगा बराबर 2π/t हो जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका कोणीय वेग, आवर्तकाल और आवृत्ति में संबंध। यहीं से देख लीजिए, जब यहाँ बता दिए यहीं पे देख लीजिएगा। कोणीय वेग ओमेगा बराबर 2π/t, तो यहाँ से ओमेगा बराबर 2π/t ये आवर्तकाल हो जाएगा, ओमेगा पहला रिलेशन मिल गया आपका। आवृत्ति के लिए देख लेते हैं, यहीं पर अगर हम रिलेशन इसको लेके जाएं, y ये ओमेगा बराबर 2π एक तरफ कर ले इंटू 1/t कर दे, 1/t ये आपका मैं बता दूंगा अच्छे से। बता क्या साउंड में मैं बताया भी हूँ कि जो आवर्तकाल का व्युत्क्रम होता है, साउंड ध्वनि चैप्टर जो आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जाके वहाँ पढ़ सकते हो, हमारे चैनल पे है। 1/t आवृत्ति, आवर्तकाल के व्युत्क्रम को आवृत्ति कहते हैं, या प्रति सेकंड की गई दोलनों की कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। तो 1/t को हम n लिख सकते हैं, तो यहाँ से ओमेगा बराबर हमारा हो जाएगा 2πn, याद रखिएगा 2πn, या ओमेगा बराबर 2π/t। अगर ये सूत्र आपके एग्जाम में आ जा रहा है तो यहाँ से क्वेश्चन बना लीजिएगा। पूरा छोटा छोटा क्वेश्चन भी देखते हुए चलिएगा, ऐसा नहीं कि बस सीधे सीधे हम एग्ज़ाम में जो आता है वही देख लेते हैं ना, जो आ सकता है वो भी हमें देख के चलना है एग्ज़ाम के दृष्टि से, कि नए नए क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं। आगे है आपका कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध। कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध पढ़ के आए होंगे आप लोग, अगर 11th में आपका फिजिक्स रहा हो, नहीं पता है तो ये देख लीजिएगा। कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध होता है v बराबर r ओमेगा, याद रखिएगा v बराबर r ओमेगा, जहाँ v आपका लीनियर वेलोसिटी रेखीय वेग और ओमेगा आपका क्या है कोणीय वेग। अगर ये क्वेश्चन बन जाता है तो यहाँ से भी हो जाएगा। अब अगर आप ओमेगा की वैल्यू रखना चाह रहे हैं अगर 2πn के टर्म में, तो ओमेगा बराबर 2πn यहाँ पे रख दीजिएगा। न्यूमेरिकल जैसा भी रेलवे में, DRDO में, DMRC में अच्छे अच्छे जो पेपर होते हैं जहाँ फिजिक्स अच्छा से पूछा जाता है, वहाँ न्यूमेरिकल आते हैं, इसका न्यूमेरिकल पोर्शन हम करा देंगे। आइए अब देख लेते हैं अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय। अब है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स, इसको देख लीजिए। अभिकेंद्रीय त्वरण सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसका फार्मूला आप याद रखिएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC इज v²/r, याद रखिएगा। और अभी अभी हम पढ़े हैं कि सर v इक्वल टू r ओमेगा, तो एक फार्मूला और हो जाएगा इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, v की वैल्यू पुट कर दीजिएगा,
आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई आर। देखिए ये स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हो जाएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का दूसरा फार्मूला इज सी इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। अगर इससे भी अंदर जाना चाहेंगे तो ओमेगा बराबर 2πn या 2π/t। एग्ज़ाम में ऑप्शन कहाँ तक ले गया है, ऑप्शन कहाँ से ले जाके पूछा हुआ है, वो देख कर ही ये जो है जो एनटीपीसी दे रहे हैं या साइंस में डीआरडीओ डीएमआरसी जैसे जो एग्ज़ाम होते हैं वहाँ क्वेश्चन पूछ सकते हैं सब, तो वे अच्छे से देख लीजिएगा ये सब। आगे है अभिकेंद्री बल सेंट्रीपिटल फोर्स। जब कोई भी कण किसी वृत्तीय मार्ग पर गति कर रहा होता है तो इसके केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है, सदैव इसके केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है, इस बल को हम अभिकेंद्री बल कहते हैं। फिर से, यदि कोई कण किसी वृत्तीय मार्ग पर गति कर रहा है तो इसके केंद्र की ओर सदैव एक बल कार्य करता है जिसे हम अभिकेंद्री बल सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। इसका एक्सप्रेशन देख लीजिएगा, ये आपका होता है FC सेंट्रीपिटल फोर्स, इसका हो जाएगा mv²/r। अभी इसके पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ाया था आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में कि F = ma से अगर हम देखें तो ये मास ऑफ द पार्टिकल जो ये मूव कर रहा है उसका मास ले लेंगे द्रव्यमान, और एक्सेलरेशन लेंगे तो एक्सेलरेशन अभी आप पढ़े हो v²/r, यहाँ पे पुट कर दीजिए तो हो गया आपका सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। इसके सारे फार्मूले पढ़ लीजिएगा, हो सकता है कि ये फार्मूला देख के आगे वाला फार्मूला आ जाए, फिर वहीं v = r ओमेगा उसको पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा FC = यहाँ पे बिकॉज लिख सकते हैं आप v = r ओमेगा, यहाँ पुट कर दीजिए तो हो जाएगा mr² ओमेगा² r से r कैंसिल हो जाएगा। इसका दूसरा फार्मूला आपको मिल जाएगा mr ओमेगा²। अगर आप ओमेगा की वैल्यू चाहते हैं कि सर ओमेगा की वैल्यू भी रख सकते हैं पेपर में, अगर दूर तक ऑप्शन बना दिया तो 2πn भी रख सकते हैं आप, तो इसका दूसरा फार्मूला बन जाएगा mr², फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर हो जाएगा, एन का स्क्वायर एन स्क्वायर हो जाएगा। तो ये फार्मूला भी जैसे भी क्वेश्चन बनाएगा उसके अकॉर्डिंग आप चले जाइएगा, जितना फार्मूला है सब देख लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट है अभिकेंद्री बल और संवेग में संबंध। ऐसे ऐसे टॉपिक आप छोड़ देते हैं जो एग्जाम में अगर बन सकते हैं क्वेश्चन तो फिर आप फंस जाएंगे। देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स और मोमेंटम में, या रिलेशन बिटवीन सेंट्रीपिटल फोर्स एंड मोमेंटम ले लेते हैं। यहाँ से अभी भी हम पढ़ रहे हैं F = mv²/r, और आप यह पढ़े हो कि सर जो मोमेंटम P होता है वो होता है m/v। अगर अभी आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का दूसरा भाग नहीं देखे हो तो उसको देख लीजिए, बिल्कुल संवेग उसमें अच्छे से क्लियर किए हैं, वहाँ से अगर आप देख कर आएंगे तो यहाँ ज़्यादा समझ में आएगा। ये mv²/r है, यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर हम m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे, गुणा कर दे इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो हमें m² भी टर्म मिल जाएगा जिसको हम p के टर्म में ले सकते हैं। तो ऊपर नीचे m से गुणा कर दीजिए तो यहाँ से F से इक्वल टू हो जाएगा, m से ऊपर गुणा करेंगे m² हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका m², ये आपका v², नीचे m आ गया और r अपनी जगह। इसको लिख सकते हैं हम दोनों को मिला करके mv²/mr। अब mv क्या है आपका, संवेग है पार्टिकल का, मोमेंटम है, तो यहाँ से F से इक्वल टू p²/mr। यानी किसी पिंड पर अगर सेंट्रीपिटल फोर्स को इफेक्ट देखना पड़े मोमेंटम के टर्म में, अगर मोमेंटम 2 टाइम्स कर देंगे तो फोर्स कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स। याद रखिएगा, अगर संवेग गुना करेंगे तो इसका बल कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। अगर ये रिलेशन आ गया आपका ऑप्शन में कि अभिकेंद्री बल और संवेग में क्या संबंध है, तो ये रिलेशन भी याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएंगे। अब हम देखेंगे अभिकेंद्री बल का डेली लाइफ में एग्जाम्पल। अब देख लेते हैं अभिकेंद्री बल सेंट्रीपिटल फोर्स के एग्जाम्पल, उदाहरण। ये आ गया आपका इंपॉर्टेंट, अब खुश हो जाइए आप। देखिए अभिकेंद्री बल के उदाहरण में सबसे पहला उदाहरण हमने लिया है कार या किसी वाहन का सड़क पर मुड़ना। कार या किसी वाहन का सड़क पर मुड़ना, यह अभिकेंद्री बल का ही उदाहरण है। कार या कोई वाहन सड़क पर जब मुड़ता है तो इसे आवश्यक अभिकेंद्र बल चाहिए। अगर आवश्यक अभिकेंद्र बल नहीं मिला
तो ये कार मुड़ती समय या कोई वाहन मुड़ते समय वो मुड़ेगा नहीं, बल्कि फिसल सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। अब आप कहेंगे सर इसको अभिकेंद्री बल कहाँ से मिलता है, ये मैं बहुत अच्छे से डिस्कस करूँगा इसके नेक्स्ट पार्ट में, जब फिजिक्स का अगला पार्ट आएगा, घर्षण बल। याद रखिएगा, अगर पेपर में पूछ दिया कि मोड़ पर मुड़ते समय कार या किसी वाहन को आवश्यक अभिकेंद्र बल कहाँ से मिलता है, तो उस वाहन के टायर और सड़क के बीच लगने वाले घर्षण बल से। आवश्यक घर्षण नहीं मिला तो यह फिसल सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। जैसे कि आप लोग, ये डेली लाइफ का एग्जांपल है, आप सबके साथ ही घटित हुआ होगा। अगर कीचड़ भरा रास्ता है या कहीं गिट्टी बालू गिरा हुआ है, वहाँ पर जब अपनी साइकिल या वाहन को मोड़ते हैं तो फिसल जाता है। तो ये रहा आपका पहला एग्जाम्पल, कार या किसी वाहन का सड़क पर मुड़ते समय जो है उसे आवश्यक अभिकेंद्र बल जरूरी होता है। नेक्स्ट है डोरी से बंधे कड़ की क्षैतिज वृत्त में गति। डोरी से बंधे कड़ की क्षैतिज वृत्त में गति जब कड़ का भार नगण्य हो। ये भी आपका अभिकेंद्री बल का एग्जाम्पल है। अगर आप इसको करना चाहें तो ये भी घर पे आराम से देख सकते हैं। एक छोटा सा पार्टिकल लीजिए, उसको धागे से बांधिए और घुमाइए तेज़ी से। आप देखेंगे कि उसको जब हम तेज़ी से घुमाते हैं तो उसको हमेशा हम सेंटर की तरफ खींचे रखते हैं, हमेशा सेंटर की तरफ खींचे रखना पड़ता है। इस तरह से जब घुमाते हैं तो यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई होता है, देख सकते हैं आप। तो ये आपका अभिकेंद्री बल का एग्जाम्पल है। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं कि अगर आगे भी पूछ दिया तो भी रख लीजिए। अगर इस तरह से घुमाते हुए आपके हाथों से धागा छूट जाए या फिर टूट जाए तो क्या होता है कि कुछ देर बाद वो टेंजेंशियली जो है लीनियर मोशन करते हुए निकल जाता है, न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम से। यही कारण है कि जो गाड़ियों में ये टेंजेंशियली एक्सीलरेशन लगता है, टेंजेंशियली स्पर्श रेखित त्वरण, जिसकी वजह से जो आपके साइकिल या बाइक होते हैं उसमें मडगार्ड लगाए जाते हैं। जो कीचड़ उचड़ आपका ये टायर घूम रहा है, कीचड़ में गया, पानी में गया, तो वो क्या है, टेंजेंशियली जो है कीचड़ ऊपर उछालता है, तो उसे रोकने के लिए हम मडगार्ड लगा देते हैं। ये याद रखिएगा दूसरा एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल है डोरी से बंधे पिंड की क्षैतिज वृत्त में गति। क्षैतिज वृत्त में गति जब पिंड का भार नगण्य न हो। ये आपका कौन पेंडुलम फॉर्म होता है, जैसे इस तरह से आप धागे से ऐसे घुमा रहे हैं तो ये आपका यहाँ पकड़े हुए हैं, इस तरह घुमाएंगे तो ये इस तरह से सर्कुलर मोशन करके ये कोन फॉर्म कर लेता है। इसे हम शंकु लोलक कहते हैं, याद रखिएगा। ये तीसरा एग्जाम्पल है। चौथा एग्जाम्पल है प्राकृतिक घटनाओं में वृत्तीय गति। अभिकेंद्री बल या वृत्तीय गति के एग्जाम्पल में प्राकृतिक घटना में ले लीजिए, सूर्य के चारों तरफ सभी ग्रह का घूमना या पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है या ग्रह सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं वृत्तीय गति में, तो इसमें कौन सा बल कार्य कर रहा है, आपका अभिकेंद्री बल, जिसकी दिशा सदैव सूर्य की ओर बनी होती है। सूर्य सेंटर में होता है आपके ग्रहों के, तो सूर्य की तरफ या केंद्र की तरफ सभी ग्रहों की ये दिशा बनी होती है अभिकेंद्री बल की। अब आप कहेंगे सर अभिकेंद्री बल इन्हें कहाँ से मिलता है। एक एग्जाम्पल यहाँ से भी याद रखिएगा इसका, कि ग्रहों को या पृथ्वी को घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल पृथ्वी और सूर्य या ग्रह और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल से मिलता है। गुरुत्वाकर्षण बल इन्हें अभिकेंद्र बल प्रदान करता है और एक दूसरे से बाउंड है, एक घूम रहे हैं, याद रखिएगा सोलर सिस्टम का। अगला है परमाणु में वृत्तीय गति। परमाणु में इसी तरह आप नेचुरल में ले सकते हैं, सैटेलाइट भी तो प्लेनेट के चारों ओर घूमते हैं, ग्रहों के चारों ओर उपग्रहों की गति, ये भी आपका वृत्तीय गति या अभिकेंद्री बल का एग्जाम्पल है। चंद्रमा सूर्य का चारों ओर चक्कर लगा पृथ्वी का चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल चंद्रमा पे, चंद्रमा का पृथ्वी पर लगा हुआ है, और चंद्रमा के जो अभिकेंद्री बल की दिशा है वो सदैव पृथ्वी की ओर बनी हुई है और ये घूम रही है। तो ये नेचुरल में ये भी याद रखिएगा एग्जाम्पल। परमाणु में वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन इन द एटम, ये भी देख लीजिए कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में गति करते हैं। ये भी एग्जाम्पल आपका अभिकेंद्री बल में आ जाएगा। लास्ट है आपका साइकिल सवार। अपनी साइकिल, सब लोग साइकिल चलाया होगा, सबको पता होगा कि जब हम मोड़ पर मुड़ते हैं तो थोड़ा सा झुक जाते थे, साइकिल के साथ थोड़ा सा झुक जाते थे। ये एग्जाम्पल भी आपका है। अगर झुकेंगे तो हमें आवश्यक अभिकेंद्र बल मिल जाता है, जिसकी वजह से हम फिसलने से, गिरने से बच जाते हैं। इसी क्रम में एक एग्जाम्पल और होना चाहिए था कि जहाँ जो सड़कें होती हैं जहाँ पर मुड़ी होती है या तीव्र मोड़ है या थोड़ा मुड़ान है, तो वहाँ पर टर्निंग पॉइंट पर
जो सड़क होता है या ट्रेन की पटरी होती है वो थोड़ी सी ढालू, थोड़ा स्लोप रखा जाता है। आप हाईवे बड़ा बन रहा है, आप हाईवे पे जो है जाके देख सकते हैं, जहाँ पर हाईवे मुड़ा होगा वहाँ पर थोड़ा सा स्लोप जरूर होगा, इस तरह से थोड़ा सा स्लोप जरूर होगा, आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करने के लिए, ताकि गाड़ियाँ आराम से मुड़ सके बिना एक्सीडेंट के। अच्छा, यहाँ से अगर छोटा सा अगर न्यूमेरिकल बन जाता है कि सर कितना वेग होना चाहिए या कितना कोण होना चाहिए जो झुके हो, तो ये भी आप याद कर लीजिएगा कि आवश्यक जो कोण होता है उसका फार्मूला होता है tan थीटा बराबर v²/rg। याद रखिएगा, ये tan थीटा बराबर v²/rg रहेगा, जहाँ v मुड़ते समय वेग है, r जो आपका अभिकेंद्री बल लगेगा उसका रेडियस है, जो भी सर्कुलर पाथ बनाएगा उसका रेडियस है जी, गुरुत्वीय त्वरण है। अगर वेग लेना है न्यूनतम तो याद रखिएगा आपका v² आ जाएगा rg tan थीटा, यहाँ से v बराबर √rg tan थीटा। अगर वेग इतना है या इससे कम है तब तो मुड़ जाएगा, अगर इससे ज़्यादा है तो फिर आप फिसल सकते हैं, गिर सकते हैं। ये रहा अभिकेंद्रीय बल का पूरा उदाहरण और अभिकेंद्रीय बल। अब हम पढ़ेंगे, अब है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्रीय बल या अपकेंद्रण बल। याद रखिएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखिए जो अपकेंद्रीय बल है ये एक सूडो फोर्स है, यह एक छद्म बल है, यह आभासी बल है, यह जो है वास्तविक बल नहीं है। आइए कैसे देखते हैं। जब कोई पिंड किसी वृत्तीय मार्ग पर गति करता है तो इस पर केंद्र की बाहर की ओर एक बल कार्य करता है जिसे हम अपकेंद्रीय बल कहते हैं। यह एक तरह से अभिकेंद्रीय बल का प्रतिक्रिया बल होता है। जो छद्म बल है, जब तक अभिकेंद्रीय बल है तब तक इसका अस्तित्व है, अगर अभिकेंद्रीय बल नहीं है तो अपकेंद्रीय बल का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर यह पूछ दे कि यह किस प्रकार या किस नियम पर है तो यह न्यूटन के तृतीय नियम पर है। ये एक प्रतिक्रिया है और पूरी तरह से प्रतिक्रिया भी नहीं कह सकते, यह एक छद्म बल है। याद रखिएगा सूडो फोर्स है। अब इसका उदाहरण ही ज़्यादा पेपर में पूछता है। अगर आप चाहें कि सर ये कैसे होता है, हमें डेली लाइफ का कुछ एग्जांपल बता के समझा दीजिए, तो एग्जांपल तो इतने बने ही हैं। इसके साथ साथ आप अगर मैरी गो राउंड का जो आपका झूला होता है जिस पर तेज़ी से दौड़ कर आते हैं लोग, जो है कई लोग रहते हैं और तेज़ी से घूमते हैं, गोल गोल ऐसे घूमते हैं, तो उसमें आप महसूस किए होंगे कि अगर हम उसके हैंडल या जो भी उसमें लगा होता है उसको न पकड़ के रखें तो लगता है जैसे कोई फोर्स हमारे शरीर पर लग रहा है जो हमें बाहर की ओर फेंक देगा, हम गिर जाएंगे। या झूला झूलते हुए आप झूले की रस्सी को तेज़ी से पकड़कर बाहर की ओर खींचे रखते हैं और उसकी प्रतिक्रिया अभिकेंद्र बल आपको कहाँ ले जाता है, अंदर की तरफ। तो ये सब डेली लाइफ के कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जहाँ से आप अपकेंद्रीय बल का बिल्कुल आभास कर सकते हैं। ये रहा अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल पर जो मुख्य उपकरण है उनका नाम हमने रख दिया है, जैसे ये लिख दिया है, हम क्या नाम रखेंगे जी, अपकेंद्र शोषक सेंट्रीफ्यूगल ड्रायर, क्रीम पृथक्करण क्रीम सेपरेटर, अपकेंद्रण पंप सेंट्रीफ्यूगल पंप, अपकेंद्रण फुकनी सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर। ये सब यंत्र जो है अपकेंद्रीय बल पर आधारित है। नाम से ही क्लियर है। अगर आ गया पेपर में हिंदी नाम आएगा तो थोड़ा सा आप लग सकता है कि नहीं, लेकिन जब अगर इंग्लिश नाम आएगा तो उससे पता चल जा रहा है बिल्कुल अच्छे से। इसका उदाहरण देख लीजिएगा जो पेपर में बनता रहता है बराबर। पहला है सर्कस में मौत के कुएं का खेल। याद रखिएगा सर्कस में जो मौत का कुआं, जो आपके कुआं बना रहता है उसमें जो आपका कार या बाइक चलती है दीवारों पे, ये आपका सर्कस में मौत के कुएं का खेल भी अपकेंद्रीय बल का एग्जाम्पल है। दूसरा है कपड़ा धोने या साबुन जो है सुखाने की मशीन, वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन का एग्जाम्पल भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एग्जाम्पल है, याद रखिएगा। अगला है दूध से मक्खन निकालने की मशीन। दूध से मक्खन निकालना, इसी एक एग्जाम्पल से अगर हम आपको क्लियरिफाई कर दें तो बाकी आप समझ जाइएगा। देखिए जब दूध को मथा जाता है तो उसके जो हैवियर पार्टिकल होते हैं उन्हें बड़ा पाथ सर्कुलर तय करना पड़ता है। तो हैवियर पार्टिकल जो होते हैं बड़ा पाथ तय करते हैं तो नीचे बैठने लगते हैं, और जो क्रीम पार्टिकल जो छोटे छोटे कण होते हैं वो जो है उनको कम वृत्तीय मार्ग तय करना पड़ता है। वो छोटे छोटे वृत्तीय मार्ग तय करते हुए ऊपर आ जाते हैं। जो हैवियर पार्टिकल होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे, जो लाइटर होंगे ये आपके अपकेंद्रण फोर्स से कहाँ आएंगे, ऊपर आएंगे। तो ये एग्जाम्पल भी है। इसी पे आपका कपड़ा धोने की मशीन भी, उसमें भी आप अगर वॉशिंग मशीन में देखें तो उसमें जो भी पंख बने होते हैं देखो बाहर की तरफ बने होते हैं, बाहर की तरफ।
अगला है अपकेंद्रित नामक यंत्र से किसी द्रव में उपस्थित विभिन्न द्रव्यमान के कणों को पृथक किया जाता है। जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सब अलग करना है तो ये आपका सेंट्रीफ्यूगल जो यंत्र बना है इससे भी इसी से करते हैं। आगे है यदि किसी पानी से भरे बाल्टी को, एग्जाम्पल हम बताए थे, यदि पानी से भरे बाल्टी को आप लेकर के तेजी से, पानी से भरा बाल्टी है, तेजी से लेकर घूमिए वृत्तीय मार्ग पर, उसका पानी मान लीजिए शुरू में अगर आप उतना नहीं सर्कुलर मोशन नहीं दे पाए हो, उतनी वेलोसिटी नहीं दे पाए हो, थोड़ा सा गिरता है, लेकिन एक वेग जब वो ले लेता है जो अपना क्रिटिकल वेलोसिटी उससे ज़्यादा, तो देखेंगे पानी बाहर नहीं गिरता। या आप रस्सी से बांध लीजिए, रस्सी से बांध लीजिए, उससे अगर बाल्टी आप तेजी से ऐसे लेके घूम रहे हैं तो उसका पानी बाहर नहीं गिरता। किसके कारण? अप केंद्रित बल के कारण। अब है डोरी से बंधे कण की ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति, ऊर्ध्वाधर वर्टिकल सर्कल में मोशन कैसे होगा। इससे ज़्यादातर 3 ही टॉपिक पूछे जाते हैं कि मैक्सिमम पॉइंट पे, ये जो मिड पॉइंट पे, और जो आपका मिनिमम पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होती है और टेंशन फोर्स कितना होता है, बस इतना ही पूछता है, इससे ज़्यादा पूछता नहीं। जल्दी से देख लीजिएगा, वीडियो बड़ा हो गया है, थोड़ा देख लीजिएगा। अगर हम मैक्सिमम पॉइंट पे चले तो हमने कहा था वृत्तीय गति करने के लिए आवश्यक न्यूनतम वेग को हम क्रांतिक वेग कहते हैं। तो मैक्सिमम पॉइंट पे वही वेलोसिटी रहेगी आपका v बराबर √gr, याद रखिएगा, जी या आर जी, जहाँ पर आर आपका रेडियस है सर्कुलर पाथ का। और मैक्सिमम पॉइंट पे, यहाँ मैक्सिमम पॉइंट पे जो t होगा वो क्या रहेगा? 0। आप घुमा करके तेज़ी से देख सकते हैं, आप जब मैक्सिमम पॉइंट पे पार्टिकल पहुँचता है ना, वहाँ पे लगता है कि जैसे बिल्कुल भी वेट नहीं है, तो उस समय टेंशन आपका क्या हो जाता है? 0। मैक्सिमम पॉइंट पे टेंशन 0, वेलोसिटी √gr। अब मिड पॉइंट पे यहाँ लेते हैं, मिड पॉइंट पे लेंगे, मिड पॉइंट पे आपका होता है √3gr एंड टेंशन जो होगा, ये वेलोसिटी होती है √3gr और टेंशन होता है 3mg। ये तो थोड़ा मिलता जुलता है तो आपको याद रहेगा। मिड जो आपका मिनिमम पॉइंट होता है, न्यूनतम बिंदु पर वेलोसिटी हो जाती है √5gr, एक बढ़ जाएगा टेंशन, ये वेलोसिटी हो जाएगी, टेंशन आपका हो जाता है 6mg। याद रखिएगा, ये आपका सर्कुलर मोशन हो गया। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में कहाँ पर कितना होता है आपका वेलोसिटी और टेंशन, लिख देता हूँ। यहाँ पर वेलोसिटी होती है मैक्सिमम पॉइंट पे √gr, टेंशन होता है 0, मध्य बिंदु पर आपका था 3gr √3gr और ये आपका टेंशन हो जाता है 3mg। न्यूनतम बिंदु पर यहाँ आप ले सकते हैं, आपका वेलोसिटी है, वेलोसिटी हो जाती है √5gr और टेंशन हो जाता है 6mg। ये रहा आपका। अब इस वीडियो में हमने देखा पूरा सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल और वर्टिकल सर्कुलर मोशन, जितने भी क्वेश्चन बनने वाले थे सब बता दिए। इसके बाद अगर आपका जो क्वेश्चन का जो पार्ट चाहते हैं कि सर इससे जो क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चन वाला पार्ट भी बना देंगे। वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप नेक्स्ट वीडियो या आपको जो टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है उस टॉपिक को आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर इस पर वीडियो बना दीजिए, हम कोशिश करेंगे कि उस पर वीडियो बना दें। और आपका ये कहना है कि सर कोई एक पोर्शन लेके चलिए या मैथ या फिजिक्स, तो देखिए कोशिश तो यही जारी है कि भाई बहुत मेहनत होता है, एक वीडियो बनाने में भी एक दिन में बहुत मेहनत होता है, पर डे अगर वीडियो डाल रहे हैं, फिर भी कोशिश करेंगे कि हम मैथ और फिजिक्स को पैरेलल लेके चलें। कोशिश तो जारी है, लॉकडाउन में मेहनत थोड़ा सा हमारा बढ़ जाएगा, कोशिश करेंगे। तो आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बने रहिए चैनल के साथ, पढ़ते रहिए कंटिन्यू। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।